हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर स्थिर वैद्युति में। इसका पहला अध्याय है विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसके भाग 3 कर रहे हैं हम लोग, और भाग 2 में हमने पढ़ा कि आवेशों के गुण कौन कौन से होते हैं, आवेशों के गुण तथा कूलाम के नियम। साथ साथ में हमने एप्सिलॉन 0 का मात्रक भी निकाला और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो आंकिक मान होता है उसको भी निकाला। अब इसी में अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माध्यम का परावैद्युतांक। तो इसके लिए हम ले लेते हैं पहले दो आवेश, माना कि एक पहला आवेश है और एक ही दूसरा। इसका मान Q1 है तथा ये Q2 है। हम जानते हैं इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। इससे पहले कल हमने बात की थी एप्सिलॉन 0 की। एप्सिलॉन 0 के बारे में भी बताया था कि एप्सिलॉन 0 वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। लेकिन माना कि यहाँ पे कोई माध्यम है जो ना तो वायु है और ना ही निर्वात है, कोई अलग का माध्यम है। हम मान लेते हैं कि जो अगला माध्यम है उसकी जो वैद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन है, तो लिख लेते हैं माना माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन है। जो एप्सिलॉन 0 होती है वो निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता होती है। लेकिन यहाँ पे हमने माना कोई और माध्यम है जिसकी वैद्युतशीलता एप्सिलॉन है। तो हम बात कर रहे हैं माध्यम के परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो उपस्थित माध्यम है उसका परावैद्युतांक K है। यहाँ पे परावैद्युतांक को हम K से प्रदर्शित कर रहे हैं, और K के लिए हम लिख लेंगे, परावैद्युतांक निकालना है तो लिख लेंगे माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता यहाँ पे K परावैद्युतांक है, इसके लिए हमने मान लिया माध्यम की वैद्युतशीलता मान निर्वात की वैद्युतशीलता। अब हमने यहाँ पे मान लिया है कि माध्यम की जो वैद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन है, और हमें पता है कि निर्वात तथा वायु की वैद्युतशीलता जो है वो एप्सिलॉन है। यहाँ पे लिख लेते हैं एप्सिलॉन 0 क्या होती है, निर्वात तथा वायु की विद्युतशीलता। तो यहाँ से दोनों चीजें हमें पता है तो रख देते हैं K = माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन है तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 है। तो अब यहाँ से हमें निकालना है एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये इस माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन 0 को उधर K के साइड भेज देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा K एप्सिलॉन 0 तथा एप्सिलॉन, इसको सही ढंग से लिख लेते हैं तो एप्सिलॉन = K एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने कूलाम का नियम निकाला था, जो वहाँ से कूलाम का नियम का व्यंजक निकला था वो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 तथा Q2/r²। अब हमें पता है कि ये जो माध्यम है उपस्थित है यहाँ पे
इसकी जो वैद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन 0 ना हो करके एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे रख देते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब साथ में यहाँ पे देखें तो जो एप्सिलॉन था उसका मान यहाँ से निकल रखें, अगर इससे देखें तो जो एप्सिलॉन का मान है वो K एप्सिलॉन 0 है। तो इस मान को भी यहाँ पे हम पुटअप कर सकते हैं 1/4 पाई K एप्सिलॉन 0 और साथ में आ जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ से दो फार्मूले निकलते हैं और दोनों का हम उपयोग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो यहाँ से माध्यम के परिवर्तन खत्म होता है। अब अगला टॉपिक जो हमारा है कूलाम की परिभाषा। अगला टॉपिक जो है हमारा कूलाम की परिभाषा। तो कूलाम की परिभाषा से पहले हमने कूलाम का नियम पढ़ा था और उसमें क्या होता है कि दो बिंदु आवेश होते हैं, एक Q1 तथा दूसरा Q2 और इनके बीच की दूरी R मान ली और तथा साथ ही साथ में हमने कूलाम का व्यंजक भी प्राप्त किया था जो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 साथ में था Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यदि यहाँ पे हम कहें कि जो ये आवेश है Q और तथा Q2 ये दोनों आपस में बराबर हैं, Q1 बराबर है Q2 के तथा इनका जो मान है वो 1 कूलाम है। इनका जो मान है वो 1 कूलाम है। कहने का तात्पर्य जो दो बिंदु आवेश उपस्थित हैं ये दोनों बराबर हैं आपस में और तथा इनका जो मान है वो 1 कूलाम है और साथ ही में कहें कि इनकी बीच की दूरी जो R है वो भी है 1 मीटर, यानी कि जो इनके बीच की दूरी है वो है 1 मीटर। तब हम इस व्यंजक में यदि इन सारे मान को रख दें तो क्या निकल के आता है Q1। अब देखिए Q का जो मान है वो 1 है, 1 गुणे 1 और R का मान है 1। तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये पूरा अपना खत्म हो जाएगा और बचेगा नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। साथ ही में हमने कल याद किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का आंशिक मान जो कि था 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बचा हुआ है, इस वजह से F इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन। यहाँ से F का मान निकल आया। तो हम कह सकते हैं कूलाम की परिभाषा में कि यदि एक कूलाम आवेश के दो बिंदु आवेश हों और वो आपस में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों तो जो उन पे बल आरोपित होगा वो 9 गुणे 10 की पावर -9 प्लस 9 न्यूटन होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित एक जैसे आवेशों पर लगने वाला बल जो आरोपित होगा वो 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन होगा। तो यहाँ से कूलाम की परिभाषा निकल आती है, एक कूलाम के दो आवेश जो 1 मीटर दूरी पर स्थित हैं वो एक दूसरे पर 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। तो कूलाम की परिभाषा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम के नियम का। अगला जो टॉपिक है हमारा कूलाम के
नियम का सदिश स्वरूप। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। अब हमें पता था कि कल दो आवेश थे, तो आवेश ले लेते हैं, एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक है Q1 तथा दूसरा है Q2। साथ साथ में भी मान लेते हैं कि दोनों के दोनों धनावेश हैं और इनकी बीच की दूरी पहले की दूरी r है। अब देखिए यहाँ पे जो उनके बीच की दूरी r है और दोनों के दोनों धनावेश हैं, तो इस कारण से इस पे लगने वाली बल की दिशा इस तरफ होगी और इस पे लगने वाली बल की दिशा इस तरफ होगी, क्योंकि हम जानते हैं जब समान आवेश एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो उनके मध्य में लगने वाला बल प्रतिकर्षण होता है। तो जाहिर सी बात है कि Q1 बल लगाएगा Q2 पर और उसके ही प्रक्रिया स्वरूप Q2 भी बल लगाएगा Q1 पर। तो लिखते हैं कि जो लगने वाला बल होगा, यहाँ पे देखिए बल किस पे लग रहा है, 1 पे। कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, तो F12 हो जाएगा, यानी कि जो 1 पे यानी कि आवेश 1 पे Q1 पर बल लगा रहा है Q2। और उसी तरह से इधर भी देखें तो F और इस पे बल किस पे लग रहा है, Q2 पे। कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, इस वजह से हो जाएगा इतना। अब इसको हम अगर व्यक्त करें, क्योंकि व्यक्त करें तो लिख सकते हैं परिणाम F12 F21। अब देखिए यहाँ पे ये किसी भी राशि के परिणाम को व्यक्त करता है। अब कूलॉम के नियम का हम सदिश स्वरूप पढ़ रहे हैं, तो सदिश के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए जो सदिश होता है, किसी भी सदिश में दो बातें होती हैं। पहला उसका परिमाण और दूसरी दिशा। किसी भी सदिश में दो बातें होती हैं, पहला परिमाण तथा उसकी दिशा। अब ये तो यहाँ पे परिमाण को व्यक्त कर रहा है। अब यदि यहाँ पे हम दिशा के बारे में समझना चाहते हैं तो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, विस्थापन सदिश। अब विस्थापन सदिश को व्यक्त करने के लिए हम R से प्रस्तुत कर रहे हैं और R को यहाँ पे ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं। अब जो ये R है यहाँ पे, ये प्रदर्शित करेगा सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। और साथ ही में दिशा प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं और ये टैप लगा देते हैं, ठीक। और ये प्रदर्शित करेगा एकांक सदिश, एकांक सदिश। यहाँ से इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ये प्रदर्शित करेगा एकांक सदिश। सदिश में दो बातें होना बहुत जरूरी है, पहला परिमाण तथा दूसरा दिशा। तो इस वजह से कह सकते हैं ऐसी कोई भी भौतिक राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों उपस्थित हों, वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। अब यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि हमें कूलॉम का नियम पता था, तो उसको लिख लेते हैं 1/4πε0, साथ में है Q1 Q2 अपान दूरी वही हो जाएगी R², इन दोनों का। अब ये जो फार्मूला है ये व्यक्त कर रहा है परिमाण को। अब यहाँ पे देखिए F12 तथा F21 बराबर है, क्योंकि Q1 पे जितना आवेश है उतना ही Q2 पे है और सेम है, ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो आपस में ये दोनों बराबर होंगे और इनके परिमाण भी बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने दिशा को प्रदर्शित नहीं किया है, तो इसकी वजह से दिशा प्रदर्शित करने के लिए हम एक एक को ले लेते हैं। F12 साथ में लिखते हैं 1/4πε0 और Q1 Q2 अपान R²। अब देखिए हमने बताया यहाँ पे कि दिशा प्रदर्शित करता है एकांक वेक्टर।
अब देखिए यहाँ पे देखें तो हम किधर से इधर की ओर चल रहे हैं। अब इसकी दिशा निकाल रहे हैं, ये दिशा इसकी है इस तरह। तो ये कहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से देखिए खींच लेते हैं देख रहे हैं। तो कहाँ से चल रहे हैं, 2 से 1 की तरफ चल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, R वेक्टर 2 1। ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा कि आवेश Q2 से चल रहे हैं हम Q1 की तरफ। तो इस वजह से लिखते हैं R वेक्टर 2 1। यहाँ पे इसको भी हम लिख देंगे 2 1। और ये एक कूलॉम के नियम का Q2 Q1 पर एक सदिश स्वरूप प्राप्त हो गया, जिसमें इसका Q1 का परिमाण भी निकल रहा है और साथ में इसकी दिशा भी ज्ञात हो रही है। इसी तरह से हम Q2 पर लगने वाले बल को निकालते हैं। तो इसके लिए 2 1 हो जाएगा और बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो अब दूसरी बार दिशा निकालनी है हमें, जो दूसरी बार दिशा निकालनी है वो है, इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए पहली बार जो बल लग रहा था वो Q2 बल लगा रहा था Q1 पर, तो इसकी दिशा इस ओर थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जो Q2 है Q1 बल लगा रहा है Q2 पर, यानी कि हमारे जो लगने वाले बल की दिशा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और ये दिशा इस तरफ है। तो हम क्या लिखेंगे, R कैप, और इधर से चल रहे हैं 1 से Q1 से, तो लिखेंगे 1 और कहाँ जा रहे हैं Q2 तक। ये जो बल लगा रहा है Q1 से लेके Q2 तक लगा रहा है, तो इसके लिए भी लिख लेंगे हम R कैप 1 2। तो ये दोनों कूलॉम के नियम के सदिश स्वरूप ज्ञात हो गए। अब देखिए जो कूलॉम का नियम का जो सदिश स्वरूप होता है वो कूलॉम के नियम के अदिश स्वरूप से काफ़ी लाभदायक होता है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे समझते हैं कि जो पहला फायदा होता है नंबर 1 कि जो ये R है इनकी जो दिशाएं होती हैं बराबर होती हैं, तो बराबर होगा R कैप 1 2 के, जो R कैप 2 1 बराबर है कैप 1 2 के। अंतर कितना है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, क्योंकि हम इधर चल रहे हैं और इधर की ओर जा रहे हैं। इसी तरह से जो परिमाण बराबर होता है, दूसरी बात कि जो F होगा हमारा वेक्टर है 1 2 बराबर होगा F 2 1 के, ये बराबर होगा F 2 1 के। इसमें भी उतना अंतर होगा कि ये भी माइनस में होगा। तो यहाँ से हमें न्यूटन का नियम याद आता है क्रिया प्रतिक्रिया का, कि जो बताते हैं कि जितनी आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं वह वस्तु भी उतना ही बल आप पर आरोपित करती है। तो यहाँ से याद होता है कि जितना बल Q1 Q2 पर लगा रहा है उतना ही बल Q2 Q1 पर भी लगा रहा है, लेकिन उसकी दिशा 1 से 2 की तरफ है और 2 की दिशा 2 से 1 की तरफ है। और जो तीसरी बात होती है कि इस पे लगने वाले जो बल होते हैं वो केंद्रीय बल होते हैं। बिंदु आवेश पे जो लगने वाले बल होते हैं वो केंद्रीय बल होते हैं, क्योंकि ये जो रेखा होती है ये बिंदु आवेश के मध्य केंद्र से होकर गुजरती है। तो जो केंद्र से, और ये अगर इस रेखा के ही अनुदिश हम इसको मिलाएं वो उसी रेखा पर उपस्थित होते हैं। इस वजह से ये केंद्र से निकलने वाली रेखाएं होती हैं, इस वजह से इसे केंद्रीय बल भी कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे जो भी दिक्कतें होंगी वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।